हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेशन में। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं, इस सीरीज में हम क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको सॉल्व करवा रहे हैं। इस सीरीज में हमारा ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 16 का वीडियो है। इससे पहले हम 15 चैप्टर के वीडियोज आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक इन पिछले वीडियोज को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियोज को आसानी से देख सकते हैं। साथियों, अगर बात करें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, तो यहाँ से आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं। और साथियों, इन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को पढ़ाते समय मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसा कि कल ही एक क्वेश्चन पूछा गया कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किन पर लागू होता था, धातुओं पर, अधातुओं पर या हल्के तत्वों पर। किस पर? हल्के तत्वों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्के तत्व। तो साथियों, इसको मैंने अपने एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको बताया था। चैप्टर नंबर 3 का जब आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखोगे तो उसमें एक क्वेश्चन है कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहाँ तक लागू होता है। तो उस क्वेश्चन में मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जो है सिर्फ और सिर्फ हल्के तत्वों तक लागू हो पाया। तो इसलिए साथियों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। इसलिए आप अपने एग्जाम से पहले सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर देख लें। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई सूची में उस वस्तु को चुनिए जो एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो साथियों, प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो कि प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं। किससे? प्रकृति से। ठीक है। और वे संसाधन जिन्हें हम खुद बनाते हैं वो कहलाते हैं कृत्रिम संसाधन। कैसे संसाधन? कृत्रिम संसाधन। अभी देखते हैं अपने ऑप्शन। पहला ऑप्शन है मृदा। तो साथियों, मृदा हमें किससे प्राप्त होती है? प्रकृति से प्राप्त होती है। तो ये हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। जबकि हमें बताना है कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जल भी हमें प्रकृति से प्राप्त होता है और वायु भी हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, लेकिन विद्युत का निर्माण हम खुद करते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? एक कृत्रिम संसाधन हो जाएगा। यानी कि यह जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो साथियों, विश्व का सबसे तेजी के साथ घटने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? वह है वन। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, प्राकृतिक संसाधन की सबसे उपयुक्त परिभाषा यह है कि यह ऐसा उपयोगी वस्तु या पदार्थ है जो केवल पृथ्वी पर विद्यमान है, ना जीना। ये ऑप्शन तो हो जाएगा गलत, क्योंकि प्रकृति के जो संसाधन है वो साथियों आपको मंगल ग्रह पर भी मिलेंगे। ठीक है। बुध ग्रह पर भी कुछ विद्यमान मिलेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल पृथ्वी पर विद्यमान है। तो ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, प्रकृति की एक ऐसी देन जो मानव जाति के लिए बहुत लाभप्रद है। ये आंसर हमारा करेक्ट बन सकता है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन क्या है? वह प्रकृति की ऐसी देन है जो मानव जाति के लिए बहुत ही लाभप्रद है। यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हम सी ऑप्शन को भी देख लेते हैं, मानव द्वारा निर्मित एक पदार्थ। जब साथियों मानव द्वारा निर्मित है तो कैसा हो जाएगा? कृत्रिम संसाधन हो जाएगा, ना कि प्राकृतिक संसाधन। केवल वनों में पाया जाता है, ना जी जहाँ प्रत्येक जगह विद्यमान है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, गंगा नदी में कॉलीफॉर्म जीवाणुओं के प्रचुर मात्रा में पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है? तो साथियों, गंगा नदी में पाए जाते हैं कॉलीफॉर्म जीवाणु।
तो इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है जल में अधजली लाशों को प्रवाहित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बात करें मानव की, तो मानव के शरीर में क्या पाया जाता है? आंत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आंत। और साथियों आंत में पाए जाते हैं कॉलीफॉर्म नामक जीवाणु। कौन सा जीवाणु? कॉलीफॉर्म नामक जीवाणु। अब इन लाशों को, इन मानव शरीर को जब हम अधजला जल में प्रवाहित कर देते हैं तो इससे गंगा के नदी में भी कॉलीफॉर्म जीवाणुओं की मात्रा जो है बढ़ जाती है। ठीक है, अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। किसी नदी के तट पर से जहां अनेक फैक्ट्रियों के बहिस्राव आकर जल में प्रवाहित हो रहे थे, एकत्रित किए गए जल नमूने को पीएच 3.5 4.5 की परास में अम्लीय पाया गया। साथियों पीएच का मान क्या आया? 3.5 से 4.5 आया, तो सीधी सी बात है यह पदार्थ कैसा होगा? अम्लीय, क्योंकि जो भी पदार्थ 7 से कम पीएच मान रखते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी फैक्ट्री के बहिस्राव के कारण नदी के जल का पीएच मान कम हो गया है? यानी कि कौन सी फैक्ट्री के कारण जल का पीएच मान कम हुआ? तो साथियों उस फैक्ट्री के कारण पीएच मान कम हुआ होगा जो अपशिष्ट के रूप में अम्ल निकाल रही होगी। क्या निकाल रही होगी? अम्ल निकाल रही होगी, तभी तो पीएच मान कम होगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं पहला ऑप्शन, साबुन और अपमार्जक फैक्ट्री। तो साथियों साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं? एक क्षारकीय पदार्थ होते हैं, यानी कि ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा? गलत, क्योंकि इससे क्या होगा? क्षार की मात्रा बढ़ेगी, और क्षार की मात्रा बढ़ेगी तो पीएच मान साथियों कितना हो जाएगा? 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं शीशे की बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, बैटरी बनाने में प्रयोग होता है एसिड। ठीक है, कौन सा एसिड? H2SO4। ठीक है, कौन सा एसिड? H2SO4 प्रयुक्त होता है जो कि नदी के जल के पीएच मान को कम कर देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। अलवड़ जलीय पौधों और जंतुओं के जीवन के लिए सबसे अधिक सहायक पीएच परास यानी कि पीएच रेंज कौन सा है? तो साथियों आपको पता है हमारे जीवन के लिए सबसे अधिक सहायक जल होता है 7 पीएच मान वाला। 7 पीएच मान वाला जो कि कैसा होता है? जल उदासीन जल होता है। ठीक है, अब जब यहाँ पर 7 पीएच मान नहीं दिया गया है तो हमें एक रेंज दी गई है 6.5 से 7.5 पीएच मान, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जल कैसा होगा? अलवणीय जल होगा और शुद्ध जल होगा। ठीक है, जो कि पौधों, जंतुओं और हम सब के लिए भी सबसे अधिक सहायक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। वे 3 आर कौन से हैं जो हमें प्राकृतिक संसाधनों को लंबी अवधि तक संरक्षित बनाए रखने में सहायक होंगे? तो साथियों एक एनसीईआरटी जब आपने पढ़ा होगा तो वहां पर ट्रिपल आर का मतलब दिया है। पहले आर का मतलब है रिड्यूस। क्या मतलब है? रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस मीन्स कम उपयोग करना। दूसरा होता है रिसाइकिल। रिसाइकिल मतलब जो व्यर्थ वस्तुएं उनसे पुनः नई वस्तु क्या करना? बनाना। ठीक है, ये कहलाता है रिसाइकिल। और एक और होता है साथियों रीयूज। अब जो रिसाइकिल करके आपने वस्तु बनाई है उसका आपको क्या करना है? पुनः प्रयोग। तो ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले आर का मतलब होता है रिड्यूस, यानी कि कम उपयोग करना है हमें वस्तुओं का। ठीक है, अभी हमें करना है पुनः चक्रण, यानी कि व्यर्थ वस्तुओं से पुनः नई वस्तु का निर्माण करना है। ठीक है, और फिर उनका हमें पुनः उपयोग यानी कि रीयूज करना है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ जैव विविधता से संबंधित कुछ कथनों में से उन कथनों को चुनिए जो जैव विविधता की संकल्पना का सही वर्णन करते हैं। तो आइए देखते हैं अपने ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है जैव विविधता का अर्थ है
किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली पादप जात यानी कि पौधों की प्रजातियां और प्राणी जात यानी कि प्राणियों की प्रजातियां की विभिन्न स्पीसीजें। बिल्कुल करेक्ट बात है। जैव विविधता का मतलब ही क्या होता है? भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियां। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं सेकंड ऑप्शन। जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाला पादप जात। ना जी ना भैया, पादप जात नहीं, पादप जात भी और प्राणी जात भी। ठीक है, अभी देखते हैं थर्ड ऑप्शन। जैव विविधता में वन में अपेक्षाकृत अधिक होती है। बिल्कुल करेक्ट बात है। यानी कि जीवों में जो विविधता होती है वो कहाँ पर? वनों में अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी देखते हैं हम ऑप्शन फोर्थ। जैव विविधता का अर्थ किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली एक विशेष स्पीसीज। ना जी ना, विभिन्न स्पीसीज, ना कि एक विशेष स्पीसीज। तो ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ दिए गए कथनों में से उन कथनों को चुनिए जो दीर्घोपयोगी यानी लंबे समय के लिए उपयोगी विकास की संकल्पना का सही वर्णन करते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा, पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाए बिना योजनाबद्ध वृद्धि। तो ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाए बिना योजनाबद्ध वृद्धि करेंगे तो क्या होगा? दीर्घोपयोगी विकास होगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। अभी देखते हैं सेकंड ऑप्शन। पर्यावरण को होने वाली क्षति की सीमा की चिंता किए बिना वृद्धि। अभी बताओ, आप पर्यावरण की चिंता नहीं करोगे, ठीक है, तो कैसे वृद्धि होगी भैया? ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा? गलत। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए सभी विकास कार्यों को रोक देना। तो साथियों, आप पर्यावरण को बचाते रहेंगे, ठीक है, और बाकी सभी कार्यों को रोक देंगे तो क्या हमारा विकास हो पाएगा? ना जी ना। हमें पर्यावरण का भी संरक्षण करना है और विकास कार्यों को भी करते रहना है। ठीक है, अभी चौथा ऑप्शन है, ऐसी वृद्धि जो सभी पड़धारियों को मान्य हो। पड़धारियों का मतलब होता है साथियों हितकारी। हितकारी सभी हितधारियों को कैसी हो? मान्य हो। यानी कि सभी हितधारियों को क्या है? मान्य है ऐसी वृद्धि। बिल्कुल सही है। फर्स्ट और फोर्थ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि है ए नंबर में। तो ए नंबर को टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। हमारे देश में बड़े बड़े वन क्षेत्रों को साफ कर दिया गया है और पौधों की केवल एक ही स्पीसीज की खेती की जाती है। यह पद्धति प्रोत्साहित करती है। पहला ऑप्शन है क्षेत्र की जैव विविधता को। ना जी ना, जब भैया एक ही स्पीसीज की खेती की जाती है तो जैव विविधता कहाँ से होगी? तो ये बी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्षेत्र में एकल कृषि को किसे? यह जो है यह पद्धति जो है वह क्षेत्र में एकल कृषि को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है? प्राकृतिक वन की वृद्धि कैसे होगी भैया? नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रजाति को आप बढ़ावा दे रहे हैं। क्षेत्र में प्राकृतिक पारितंत्र के परिरक्षण को गलत हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। एक सफल वन संरक्षण क्रिया नीति में क्या शामिल होना चाहिए? पहला ऑप्शन है उच्चतम पोषी स्तर के जंतुओं का संरक्षण। बिल्कुल करना होगा आपको, उच्चतम पोषी स्तर के जंतुओं का संरक्षण भी करना होगा। केवल उपभोक्ताओं का संरक्षण। ना जी ना भैया, केवल उपभोक्ता नहीं आएंगे, सभी का संरक्षण करना होगा। केवल शाकाहारियों का संरक्षण। ना जी ना, शाकाहारी का भी करना होगा, मांसाहारी का भी करना होगा। ऑप्शन डी है सभी भौतिक और जैविक संगठकों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उच्चतम पोषी स्तर के जंतुओं के संरक्षण से वन संरक्षण
सफल नहीं होगा। हमें सभी भौतिक और जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाने होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, चिपको आंदोलन से मिलने वाला महत्वपूर्ण संदेश कौन सा है? तो साथियों आपको पता होना चाहिए, चिपको आंदोलन शुरू हुआ था 1973 में। किसके नेतृत्व में? सुंदरलाल बहुगुणा ने इसे शुरू किया था। ठीक है साथियों, अगर बात करें इसमें हुआ क्या था, इसमें पेड़ों को काटने से बचाने के लिए सभी महिलाएं जो है पेड़ों को अपनी गोदी में भरकर खड़ी हो गई थी। ठीक है, अभी देखते हैं अपने ऑप्शन। वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना, बिल्कुल करेक्ट बात है भैया। क्या किया था? वन संरक्षण ही तो किया था, पेड़ों को काटने से बचाया था, यानी कि वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना। पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट है। अभी देखते हैं बी ऑप्शन, वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय की उपेक्षा करना, गलत। हमें उपेक्षा नहीं करनी है भैया। विकास कार्यक्रमों के लिए वन के वृक्षों को काट डाला नहीं, काट डालने से रोकना था। ठीक है, सरकारी एजेंसियों को निर्विवाद रूप से यह अधिकार होता है कि वे वनों के वृक्षों को काटने के लिए आदेश दे सके। ना जी ना, ऐसा कोई उद्देश्य चिपको आंदोलन का नहीं था। चिपको आंदोलन का उद्देश्य था वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, हमारे देश में नर्मदा नदी के आर पार बने बांधों जैसे कि टिहरी बांध जो कि कहाँ है? उत्तराखंड भागीरथी नदी पर। अलमाटी बांध साथियों कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। ठीक है, की ऊंचाई बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुनिए जिनसे इस बात का संकेत मिलता है कि बांधों की ऊंचाई बढ़ाने के क्या परिणाम होंगे। साथियों यहाँ पर कहा जा रहा है अगर बांध अभी नीचे नीचे बांध है, ठीक है, अभी इनकी ऊंचाई और बढ़ा दी जाए तो इसके क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन है क्षेत्र के स्थलीय पादप जात और प्राणी जात पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट बात है, ये परिणाम हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि साथियों क्या होगा, उनको जल मिल नहीं पाएगा आसानी से, तो इसलिए जो पादप जात है और प्राणी जात है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। अभी सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, क्षेत्र में रह रहे लोग और पालतू जानवर अव्यवस्थित हो जाएंगे और उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं और उनका जो व्यवस्था है वो बिल्कुल भंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको जल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमें परिणाम के रूप में देखने को मिल सकता है। ऑप्शन थर्ड, खेती के लिए उपयोगी जमीन स्थायी रूप से नष्ट हो जाएंगी भैया, क्योंकि जल जो है आवश्यक मात्रा में नहीं मिल पाएगा, तो यह समस्या भी हमें देखने को मिल सकती है। अभी देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, इससे लोगों को स्थायी नौकरी मिल सकेगी। ना जी ना, ये ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो है परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, गैप संक्षिप्तीकरण को पूरा लिखिए, यानी कि गैप की फुल फॉर्म बताइए। तो गैप की फुल फॉर्म होती है गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, ये जो साथियों गंगा एक्शन प्लान है ये सन 1985 में भारत सरकार द्वारा गंगा को प्रदूषित होने से बचाने के लिए चलाया गया था गंगा एक्शन प्लान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, गलत कथन चुनिए। पहला ऑप्शन है आर्थिक विकास का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है, तो ये ऑप्शन तो हो जाएगा करेक्ट। हमें बताना है इनकरेक्ट ऑप्शन, क्योंकि साथियों आर्थिक विकास होगा तब हमारे पर्यावरण का भी संरक्षण हम कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन तो है करेक्ट। बी ऑप्शन देखते हैं, दीर्घोपयोगी विकास से वर्तमान पीढ़ी के लिए विकास
और भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों के संरक्षण का प्रोत्साहन मिलता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप दीर्घोपयोगी विकास का लक्ष्य रखेंगे तो इससे वर्तमान पीढ़ी का विकास तो होगा ही होगा, साथ में भावी पीढ़ियों के संसाधनों का भी विकास होगा। तो बी ऑप्शन भी हो जाएगा करेक्ट। अभी देखते हैं सी ऑप्शन, दीर्घोपयोगी विकास प्रधारियों के दृष्टिकोणों का कोई ध्यान नहीं रखता। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो दीर्घोपयोगी विकास है यह प्रधारियों के दृष्टिकोणों का ध्यान रखता है। तो ये हो गया इनकरेक्ट और यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? आम का वृक्ष, सांप, पवन, काष्ठगृह। तो साथियों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो काष्ठगृह होता है इसका मतलब होता है लकड़ी का घर, लकड़ी का घर यानी कि काठ का घर। तो साथियों काठ का घर कैसा होता है? कृत्रिम होता है। तो यह एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आम के वृक्ष की बात करें तो ये एक प्राकृतिक संसाधन है। सांप की बात करें इसको भी किसने? प्रकृति ने बनाया है। पवन की बात करें तो ये भी कैसा? प्राकृतिक संसाधन है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर भी हमें गलत कथन चुनना है। तो पहला ऑप्शन है वनों में विभिन्न प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। करेक्ट बात है भैया, लेकिन ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। वनों में अपेक्षाकृत अधिक पादप जैव विविधता पाई जाती है। बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, हमें बताना है गलत कथन। सी ऑप्शन देखते हैं, वनों में मृदा संरक्षण नहीं होता। बिल्कुल होता है भैया, वनों में मृदा का संरक्षण होता है। वनों से मृदा का कटाव नहीं होता है, मृदा का संरक्षण होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात इनकरेक्ट है लेकिन ऑप्शन कैसा हो जाएगा? करेक्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। बंगाल के अरावाड़ी वनों में किसकी बहुलता पाई जाती है? तो साथियों बंगाल के अरावाड़ी वनों में साल के वृक्ष की बहुलता पाई जाती है। आपको याद रखना है क्योंकि ये किसका? एक जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। बंगाल के अरावाड़ी में साल वृक्ष की बहुलता पाई जाती है। साथियों अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। भूजल की कमी किसके कारण नहीं होती है? तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वनोन्मूलन, यानी आप वन का क्या कर रहे हो? उन्मूलन कर रहे हो, यानी कि नए नए वन लगा रहे हो। तो इससे क्या होगा? इससे क्या भूजल की कमी होगी? नहीं होगी। तो ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात करें बी ऑप्शन की, ताप बिजली घर। तो साथियों ताप बिजली घर में आवश्यकता होती है पानी की, क्योंकि पानी को हीट देते हैं, उससे प्राप्त होती है बिजली। क्या करते हैं? बिजली प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो है भूजल की कमी होती है। अगर हम वनों का ह्रास करेंगे और वर्षा में कमी होगी तो भी भूजल की कमी होगी, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऐसी फसलों की खेती करना जिनके लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो इससे भी भूजल में कमी होगी, यानी कि ऑप्शन कैसा हो जाएगा? गलत, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। बड़े बड़े बांधों के निर्माण किए जाने का विरोध किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक कारणों के, आर्थिक कारणों के, पर्यावरण कारणों के, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी के। तो साथियों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी के कारण जो है बड़े बड़े बांधों के निर्माण का विरोध किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21। खाद्यान्न, वनदेश, आहार और कट्टा वे प्राचीन संरचनाएं हैं जो निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग की जाती हैं? तो साथियों ये जो है जल संभरण के लिए प्रयोग की जाने वाली प्राचीन संरचनाएं हैं, जिसमें से खादिन जो है राजस्थान में प्रयुक्त की जाती थी,
कट्टा कर्नाटक में प्रयुक्त की जाती थी और बंदिश और आहार जो है यूपी के क्षेत्र में प्रयोग की जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाद्यान्न, बंदिश, आहार और कट्टा जल संभरण की प्राचीन संरचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22। शब्दों के उस सही संयोजन को चुनिए जिसमें जीवाश्मी ईंधन नहीं होता है। तो साथियों, हम आपको पिछले वीडियोज में भी जीवाश्मी ईंधन के बारे में बता चुके हैं। जीवाश्मी ईंधन जो है मृत जीव जंतुओं के सड़ने गलने से बनता है। ठीक है, तो साथियों जीवाश्मी ईंधन के अंतर्गत क्या आता है? कोयला आता है, ठीक है, पेट्रोल आता है, ठीक है, डीजल आता है, ठीक है, केरोसिन आता है। ठीक है, ये सब क्या है साथियों? जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, अभी देखते हैं अपने ऑप्शन। तो पहले ऑप्शन में क्या है? पवन, महासागर, कोयला। तो साथियों कोयला क्या है? एक जीवाश्मी ईंधन है, इसलिए ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, बात करें केरोसिन की, तो ये भी कैसा एक ईंधन है? जीवाश्मी ईंधन है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अभी देखते हैं सी ऑप्शन, पवन, काष्ठ और सूर्य। पवन कैसा है साथियों? जीवाश्म ईंधन नहीं है। काष्ठ लकड़ी भी जीवाश्म ईंधन नहीं है। लकड़ी जब सड़ गल जाएगी उसके बाद इससे बनेगा जीवाश्म ईंधन। ठीक है, सूर्य का जीवाश्म ईंधन है? ना जी ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक भी जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगर हम डी की बात करें तो यहाँ पर क्या दे दिया? पेट्रोलियम दे दिया, जो कि कैसा? एक जीवाश्मी ईंधन है। ठीक है, तो साथियों अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से पारहितैषी क्रियाकलाप चुनिए। यानी कि पारहितैषी का मतलब होता है जो कि दूसरों के हित के लिए हो, वह क्रियाकलाप चुनिए। तो साथियों पहला ऑप्शन है परिवहन के लिए मोटर गाड़ी का उपयोग करना। अभी आप परिवहन के लिए करोगे मोटर गाड़ी का उपयोग, इससे होगा वायु प्रदूषण, जो कि दूसरे के लिए हानिकारक है, हितैषी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन भी है खरीदारी के लिए पॉलीथीन की थैलियों का उपयोग करना। साथियों आप करोगे पॉलीथीन की थैलियों का उपयोग, जो कि नष्ट नहीं होंगी, जिससे क्या होगा? प्रदूषण फैलेगा, और प्रदूषण फैलेगा तो दूसरों को क्या हित होगा? नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। कपड़े रंगने के लिए रंगों का उपयोग करना। आप कर रहे हो कपड़े रंगने के लिए केमिकल का उपयोग, तो इससे क्या दूसरों का हित होगा? नहीं होगा। अभी देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, सिंचाई के लिए बिजली के उत्पादन हेतु पवन मिलों का उपयोग करना। तो ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंचाई के लिए बिजली का उत्पादन करेंगे, वो भी किससे करेंगे? पवन की मिलों से करेंगे। ये दूसरों के लिए हितैषी भी होगा। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, जो कि होने वाला है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। बाढ़ के पानी से जलमग्न नालियों के आर पार छोटे छोटे रोक बांध बनाना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे सिंचाई के लिए पानी रोके रखते हैं। ना जी ना। साथियों अभी बताओ, मान लो किसी गांव में आ गई बाढ़, क्या आ गई? बाढ़। ठीक है, अभी बाढ़ का पानी आपने क्या छोटे छोटे बांधों से रोक लिया, अभी क्या इस पानी से आप सिंचाई कर सकते हो? तो नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन कैसा हो गया? गलत। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखते हैं, पानी रोके रखते हैं और मृदा का कटाव को नहीं होने देते। यानी कि इससे क्या होता है? पानी रुक जाता है, जिससे कि पानी आगे नहीं जाता और मृदा का कटाव नहीं हो पाता। ये करेक्ट बात है, यानी सेकंड ऑप्शन जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे और क्या होता है? भूजल का पुनर्भरण हो जाता है। भूजल का क्या हो जाता है साथियों? पुनर्भरण हो जाता है, यानी कि भू में यानी पृथ्वी में पुनः पानी भर जाता है। यानी कि थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। पानी को स्थायी तौर पर रोके रखते हैं। ना जी ना, ये अस्थाई होता है, स्वतः ही भूजल में ये चला जाता है, यानी कि भू के अंदर चला जाता है। यानी सेकंड और थर्ड जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है,
तो साथियों इस तरीके से आज हमने क्लास 10th के सभी 16 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रश्न आपको करवा दिए। ठीक है, आशा करता हूं यह सीरीज आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर यह सीरीज आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।